ऑल गुड? चलिए, स्क्रीन शेयर हो गया ना सभी के साथ? हाँ जी सर। सर। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास जो हमारा था दैट वाज रिगार्डिंग फ्लैट हेलमेट्स। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइलम है बेटा। हमने थोड़ा बहुत जो क्लास में आई थिंक शायद क्लासिफिकेशन पोर्शन रह गया है, तो बाकी जो हमने पोर्शन किया हुआ था उसमें मोस्टली हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। सबसे पहली चीज हमने समझी थी कि व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज फ्लैट हेलमेट्स, क्यों हम इनको फ्लैट हेलमेट्स बोलते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। तो आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखे थे, तो क्लियरली बेटा फोटोग्राफ से आपको आइडिया लगा ये एनिमल्स जो है उनकी बॉडी जो होती है बेटा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्लैट नेचर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फ्लैट हेलमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड आपने देखा था इनके अंदर 20,000 स्पीशीज पाई जाती है। शेप इनका कैसा देखा था, कोई बता सकता है? शाबाश, दो प्रकार की शेप देखने को मिलती थी, कौन कौन सी? शाबाश, जल्दी जल्दी। वेरी गुड बच्चा, लीफ लाइक एंड लाइक, वेरी गुड। फिर आपने ये भी देखा था कि साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, जिसने पहली बार फ्लैट हेलमेट्स के बारे में बोला या फ्लैट वर्म्स के बारे में बोला। बट इनकी साइंटिफिक स्टडी जो शुरू हुई बेटा, इनको हमने प्रॉपरली स्टडी करना कब शुरू कर दिया? 18th सेंचुरी के अंदर शुरू कर दिया। फटाफट बताइए बेटा, जल्दी जल्दी आंसर इस क्वेश्चन का कि किसने टर्म फ्लैट हेलमेट दिया है, फटाफट। शाबाश, Gegenbart and Klaus. वेरी गुड बेटा, Yes, गैगनबर्ग sir. एंड Gegenbart. क्लाउस बेटा, वेरी गुड। चलिए बताइए, फ्री लिविंग होते हैं कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं? 90% मोस्टली फ्री लिविंग endoparasites. पैरासाइट्स, तो मोस्टली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, बट फ्री Yes, लिविंग sir. फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। फ्री लिविंग फॉर्म का कोई एग्जांपल बता सकते हो जल्दी जल्दी? Planaria. हाँ सर, प्लेन गेट। वेरी गुड बेटा। एंड एंडो पैरासाइट का एग्जांपल? Liver. टायर्ड है। फैसिकोला, टीनिया सोलियम, टीनिया सजनेटा, एटसेट्रा। वेरी गुड बच्चा। तो आपने ये भी देखा था कि इनका बॉडी प्लान जो होता है वो होता है टिश्यू लेवल, वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना? यस। ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं बच्चा, नहीं सर, ऑर्गेनिक। नो, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है बेटा, बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है ना। चले, वेरी गुड। फिर आपने ये भी देखा था कि ये वो एनिमल्स है बेटा जिनके अंदर सिफेलाइजेशन की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है ना? No sir. Civilized No, है sir. क्या होता है? वेरी गुड बेटा, सिफेलाइजेशन देखने को मिलता है बेटा। दे आर सिफेलाइज्ड एनिमल, या हम बोल सकते हैं दे आर फर्स्ट सिफेलाइज्ड एनिमल। वेरी गुड। यस सर। फिर आपने और एक चीज देखा था बेटा, वेरी गुड बच्चा। फिर आपने ये भी देखा कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, है ना? नहीं No sir. Triploblastic. डिप्लोब्लास्टिक होता है वेरी गुड सर। बेटा, डिप्लोब्लास्टिक होता है, वेरी गुड। फिर आपने ये भी देखा था कि ये इनकी सिमेट्री बेटा रेडियल सिमेट्री होती है ना? No sir. Bilateral. नहीं सर, बायलेटरल होता है। वेरी गुड बेटा, इनकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल वेरी गुड होता है। बच्चा। चले, फिर आपने ये देखा था बेटा, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जो फ्लैट हेलमेट्स होते हैं बेटा वो अनसेगमेंटेड होते हैं। एग्जांपल आपने पढ़ा था प्लेनेरिया एंड फैसिकुला। एंड सेगमेंटेड भी होते हैं, बट सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसको हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं, सिट्रोबाइलेशन बोलते हैं, और सेगमेंट्स को हम बेटा स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। और एग्जाम्पल आपने याद रखा था टीनिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता था, जिसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स पाई जाती थी और बहुत सारी ट्रांसवर्स कॉम्यूशोर भी देखने को मिलती थी बेटा। सेंस ऑर्गन्स बेटर डेवलप्ड बेटा पैरासिटिक फॉर्म में थे, है ना? No sir. No, Free living sir. form. वेरी गुड बेटा, तो किसमें थे? फ्री Free लिविंग living फॉर्म form. में फ्री थे। लिविंग फॉर्म में वेरी सर। गुड बच्चा। फिर हमने एपिडर्मिस की बात करी थी, तो आपने देखा था एपिडर्मिस में बेटा आपको सेल्यूलर एपिडर्मिस मिलती है, मतलब सेल से बना हुआ एपिडर्मिस मिलता है। सेकंड बेटा, एक मिनट रुक जाना प्लीज, एक मिनट रुक जाना प्लीज।
चलिए सॉरी बच्चा, बीच में रुकना पड़ा। चलिए, तो फिर आपने देखा था बच्चा एपिडर्मिस की हमने बात करी थी। तो एपिडर्मिस सेल्यूलर होता था, सिंसेशियल होता था एंड फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड होता था। और उसके नीचे आपने देखी थी बेटा, वहां पे मसल्स भी देखने को मिली थी। हमने सर्कुलर मसल देखा था, लॉन्डिट्यूडिनल मसल देखा था, और पैरेन्काइमल मसल्स भी देखी थी। फिर आपने देखा था कि जो बॉडी का सीलोम होता है वो हम भर के रख देते हैं, दैट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू बेटा। और उस कनेक्ट अंदर आपको सेल्स भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम मीसेनकाइम और पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपने देखा था बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। ट्यूब विद इन ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है, तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बेटा, ठीक है ना। फिर देखा था कि स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, स्केलेटल इज एब्सेंट। तो फिर उसके बदले क्या मिलता है, उसके बदले बेटा पैरेन्काइमल फ्लूइड मिलता है, जो किसको तैयार करता है, हाइड्रोस्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन। तैयार करता है। वेरी गुड। फिर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी, तो आपने याद रखा था सिस्टोडा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, टर्बुलेरियंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांचेड होता है बेटा, ये भी याद रखना है। फिर देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो, एब्सेंट होता है। बट रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होती है, लेकिन अगर पैरासिटिक फॉर्म है तो पैरासिटिक फॉर्म में रेस्पिरेशन एनारोबिक प्रकार का होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखा था, जो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। मेरे को बताइए प्लेट हेलमेंथ के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? शाबाश। Stem cell. प्लेट हेलमेंथ के अंदर सेल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता प्रोनेफ्रिडिया है? सर, प्रोनेफ्रिडिया। उसको हम बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, इसी को हम बेटा फ्लैम सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, सोलिनोसाइड भी बोलते हैं, सोलिनोसाइड भी इसी को बोला जाता है। तो तीनों में से कोई भी एक नाम याद रख लो, चल जाएगा काम, ठीक है ना। एक्सक्रीशन की बात करें तो दे आर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक इसलिए बिकॉज ये अमोनिया को रिलीज करते हैं बेटा, ये भी याद रख लेना। सेंस ऑर्गन्स आपने देखे थे, आई स्पॉट्स देखने को मिलती है, तो आई स्पॉट बेटा एक फोटो रिसेप्टर होता है जो लाइट को सेंस करता है। एंड ऑरिकल्स देखी थी बेटा, ऑरिकल्स कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, ये भी आपने देखा था। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों देखने को मिलता है, लेकिन प्रेफरेबली ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, मतलब लार्वा मिल भी सकता है कुछ कुछ केसेस के अंदर, एंड कुछ में लार्वा नहीं मिल सकता। जिनके अंदर बहुत सारे लार्वल स्टेज मिलते हैं बेटा, वो कॉमनली पैरासाइट्स होते हैं, एंड फ्री लिविंग फॉर्म में नॉर्मली आपको लार्वा देखने को नहीं मिलता है। यॉक बनाने के लिए बेटा इनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर ट्रांसवर्स फिशन की वजह से। लाइफ साइकिल बेटा एक या एक से ज्यादा होस्ट में कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में दी, और फिर मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है, उनको थोड़ा पढ़ लेना घर पे आप। तो आई होप आपने ये लाइंस पढ़ी होगी बच्चा, और इसमें भी वही लिखा हुआ है जो हमने आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ा है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में एक लाइन को मैं हाईलाइट करूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज दिस लाइन, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पे लिखा है बेटा, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। मतलब ये है बेटा कि जैसे हमने पोरिफेरा में रिजनरेशन की प्रवाह से, चलो फटाफट बताओ बेटा, पोरिफेरा के अंदर किस एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव करते हैं कि पोरिफेरा के पास पावर ऑफ रिजनरेशन होता है? सर विल्सन एक्सपेरिमेंट सर, विल्सन। वेरी गुड बेटा, विल्सन एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड बच्चे, ग्रेट। तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे कि प्लेन एरिया, प्लेन एरिया मतलब ये वाला एनिमल बेटा, ये वाला एनिमल, दिस इज प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया के पास क्या होती है, पावर ऑफ रिजनरेशन होती है। पावर ऑफ रिजनरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्लेन एरिया को इमेजिन ऐसे कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्लेन एरिया बना रहा हूँ, तो मान लीजिए दिस इज अ प्लेन एरिया हियर, तो ये प्लेन एरिया ऐसे है। तो अगर मैं इसकी बॉडी को दो हिस्सों में काटूंगा, मान ली मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, तो ये एक हिस्सा अलग चला गया और ये दूसरा हिस्सा अलग चला गया बेटा। तो ये प्लेन एरिया क्या करेगा, ये इधर से ये रिमेनिंग पार्ट बनाएगा और इधर से बेटा ये रिमेनिंग हेड वाला पार्ट बनाएगा। तो मतलब इस प्लेन एरिया को काटने से बेटा आपने इसकी बॉडी से कितने प्लेन एरिया तैयार किए, 2 प्लेन एरिया तैयार किए। दिस इज कॉल्ड एज रिजनरेशन कैपेसिटी। तो प्लेन एरिया की रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि अगर आप इसके 100 टुकड़े भी छोटे छोटे करेंगे ना, तो हर टुकड़े से क्या बनेगा बेटा, एक नया प्लेन एरिया बनेगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा चीज ये हाईलाइट में कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में। ऑल्दो यू ऑलरेडी नो दिस कि फ्लैम सेल होती है, एक्सक्रीशन करती है, लेकिन एक्सक्रीशन के अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ अमोनिया को बॉडी से बाहर कर देना बेटा। जब आप अमोनिया बॉडी से बाहर करते हो, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर करते हो, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बेटा इज नोन एज एक्सक्रीशन।
लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जब आप यूरिन पास करते हैं ना, तो यूरिन में खाली अमोनिया बाहर नहीं आता है, यूरिन में बेटा वाटर भी बाहर आता है, यूरिन में बेटा एक्सेस सॉल्ट्स भी बाहर आते हैं। तो ये वाटर बाहर क्यों आ रहा है, ये सॉल्ट बाहर क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं बेटा बिकॉज आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा हुआ है, या आपकी बॉडी में सॉल्ट का लेवल ज्यादा हुआ है। तो बॉडी क्या करती है बेटा, इस वाटर एंड सॉल्ट लेवल को बैलेंस करने की कोशिश करती है। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना हमारी बॉडी की, कि अगर पानी अंदर ज्यादा हो तो आप यूरिनेट ज्यादा करेंगे, अगर सॉल्ट अंदर ज्यादा हुआ तो यूरिन के साथ सॉल्ट ज्यादा बाहर निकलेगा, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन भी कम पास करेंगे आप बेटा। तो मतलब बॉडी एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि अंदर कितना पानी है, बाहर कितना पानी है, अंदर कितना सॉल्ट है, बाहर कितना सॉल्ट है। सो दिस बैलेंसिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये भी याद रख लेना। तो फ्लैम सेल एक्सक्रीशन भी करती है, और जैसे हमारी बॉडी में किडनी एक्सक्रीशन भी करती है एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, तो सेम तरीके से बेटा इनके अंदर फ्लैम सेल जो होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है एंड एक्सक्रीशन का भी काम करती है। तो इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चले, अब इस थोड़ा सा डायग्राम पे मैं फोकस कर देता हूँ, बिकॉज इसमें से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, बिकॉज ये डायग्राम बेटा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था एनसीईआरटी में भी है। तो हमने एक डायग्राम देखा था कहीं पे, ये वाला। तो ये एनसीईआरटी डायग्राम दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया इस डायग्राम को, बट यहाँ पे इसकी लेबलिंग है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा बच्चा। तो लेबलिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज सुकोलेक्स। जो मैंने आपको रियल फोटोग्राफ भी इसका दिखाया था, अगर आपको याद हो, तो इस पूरे हेड लाइक स्ट्रक्चर को बेटा सुकोलेक्स बोलते हैं। तो पहले तो याद रखेंगे। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की डायग्राम में अगर आप ये वाला पार्ट हाईलाइट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, तो इतने वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट में, इसको हम सुकोलेक्स बोलते हैं। सुकोलेक्स के ऊपर जो होता है इसको हम रोस्ट्रलम बोलते हैं, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये जो यहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखे इनको हम हुक्स बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम सक्कर बोलते हैं। तो फिर उसके बाद ये नेक हो गया। अब नेक के बाद जो आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, सेगमेंट्स मैंने बोला था सेगमेंट को हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, या इस सेगमेंट को हम प्रोग्लॉटिड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सूडो मेटाबॉलिज्म के अंदर सेगमेंट्स को हम स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं या प्रोग्लॉटिड भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल देम बाय एनी नेम बेटा, ठीक है ना। अब ये प्रोग्लॉटिड या स्ट्रोबिलाई जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। वो स्ट्रोबिलाई बेटा जो एकदम नेक के पास में है, मतलब ये वाले स्ट्रोबिलाइज बेटा, दे आर कॉल्ड एज इमैच्योर स्ट्रोबिलाइज और इमैच्योर प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। जो बीच वाले एरिया में होंगे, सेंटर वाले पार्ट में होंगे बॉडी के, इनको हम मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। एंड जो सबसे लास्ट पे होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। तो मतलब शॉर्ट में अगर मैं इस डायग्राम पे आ जाऊं, एनसीईआरटी के डायग्राम पे आ जाऊं, तो अगर मुझे इसे लेबल करना पड़े तो इसको मैं बोलूंगा सुकोलेक्स, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा जो है बेटा दे आर प्रोग्लॉटिड्स, तो ये पूरा प्रोग्लॉटिड हो गया। अब प्रोग्लॉटिड में ये वाली प्रोग्लॉटिड जो है, इतनी वाली प्रोग्लॉटिड्स, ये हो गई इमैच्योर। रिमेनिंग जो प्रोग्लॉटिड्स है बेटा इधर तक, ये होगी इमैच्योर। और फास्ट वाली जो है बेटा दे आर कॉल्ड एज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। तो लेबलिंग आप याद रख लीजिए, दिस इज कोलेक्स, दिस इज इमैच्योर प्रोग्लॉटिड, दिस इज मैच्योर प्रोग्लॉटिड, एंड लास्ट वाले पार्ट में कौन सी होती है, दे आर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बेटा। तो ये प्लीज याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को बच्चा, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक कोई, ये भी दिखाया था मैंने, ये इसका रियल फोटोग्राफ है और ये इसका रियल फोटोग्राफ है बेटा। तो आप थोड़ा इसको भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे डायग्राम क्या था। सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। हाँ सर। चलिए, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटहेल्म। बिकॉज एनसीईआरटी में, या जो आपका 11th क्लास का सिलेबस है बेटा, वहां पे लिखा है एनिमल किंगडम, और फिर नीचे लिखा है बेटा क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। तो मतलब क्लास तक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं फाइलम प्लेटहेल्म को ले लूं, जैसे मैं शायद लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं, फाइलम प्लेटहेल्मेंट्स। तो फाइलम प्लेटहेल्मेंट को बेटा हम मेजरली 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई करते हैं। तो प्लीज एक क्लासिफिकेशन भी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबका क्लासिफिकेशन बेटा एटलीस्ट क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी 3 क्लासेस होती है। पहली क्लास को हम बोलते हैं टर्बुलेरिया,
सेकेंड क्लास को हम बोलते हैं ट्रिमेटोडा एंड थर्ड क्लास को हम बोलते हैं सिस्टोडा। ठीक है ना, तो ये 3 क्लासेस होते हैं, नाम याद रखिए बेटा, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। चलो फटाफट बताओ इन 3 में से किसके पास सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पहली चीज। किसके पास बेटा ब्रांचेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एंड किसके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है। सिस्टोडा के पास सर एब्सेंट होगा। इसके पास एब्सेंट होता है, वेरी गुड। किसके पास ब्रांचेड है। ट्रिमेटोडा के सर ब्रांचेस है। अभी भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। टर्बुलेरिया के पास क्या होता है, ब्रांचेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एंड ट्रिमेटोडा के पास क्या होता है बेटा, सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बिकॉज ये पैरासाइट्स होती है बेटा, दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, इनको हम कॉमनली फ्लूक्स भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आपको इधर ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिंपल ही होता है बेटा। ठीक है ना, चलिए तो ये 3 क्लासेस आपने याद रखी। तो प्लेट हेलमेट की कितनी क्लासेस है बच्चा, फटाफट बताइए। शाबाश, 3। कौन कौन सा, शाबाश, सी टी स्क्वायर याद रखेंगे बेटा। ठीक है ना, तो सी मतलब सिस्टोडा, टी मतलब ट्रिमेटोडा एंड टी मतलब टर्बुलेरिया। अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम के लिए, याद ये रखना है बच्चा कि जो मेंबर टर्बुलेरिया के होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स टर्बुलेरिया के साथ बिलोंग करते हैं, क्लास टर्बुलेरिया के जो मेंबर्स होते हैं, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग बेटा। तो टर्बुलेरियंस आर मोस्टली फ्री लिविंग। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे, which is very very important for exam better. They are mostly free living. तो ये ज्यादातर बेटा फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। ठीक है ना, अब इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्रिमेटोडा की बात करें, ठीक है ना, तो ट्रिमेटोडा के अंदर बेटा कॉमनली आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बेटा एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे। एंड सिस्टोडा जो होता है बेटा, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली, मैंने आपको हमेशा बोला बेटा एक्सक्लूसिव जहां पे आता है मतलब कोई एक्सेप्शन वहां पे है नहीं। हाँ, यहाँ पे बेटा एक्सक्लूसिवली आपको एंडो पैरासाइट देखने को मिलेंगे। तो मतलब इसके जितने भी मेंबर्स है दे आर ऑल एंडो पैरासाइट्स बेटा, ये याद रखेंगे। तो टर्बुलेरिया फ्री लिविंग है, ट्रिमेटोडा में बेटा एक्टो पैरासाइट भी है और एंडो पैरासाइट में बॉडी के बाहर भी पैरासाइट्स है एंड अंदर वाले पैरासाइट्स भी है। लेकिन सिस्टोडा की बात आ जाए तो वहां पे ओनली ओनली एंड ओनली बेटा क्या देखने को मिलता है, एंडो पैरासाइट्स देखने को मिलता है। ये तो पहली चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, बिकॉज ये फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग का मतलब हुआ बेटा ये बॉडी के बाहर ही रहते होंगे। तो कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं बेटा, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। एंड एक्वेटिक में बेटा ये मैराइन भी आपको देखने को मिलेंगे एंड फ्रेश वाटर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तो एक्वेटिक कुछ नहीं, पैरासाइट ही है। और ये भी कैसा होता है, ये भी पैरासाइट ही होता है बेटा। तो ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बॉडी वॉल पढ़ाया था, मैंने बोला था बॉडी वॉल इज फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड बेटा। ठीक है ना, तो वो सीलिया आपको कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, टर्बुलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सीलिएटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ पे बेटा आपको कोई सीलिया विलिया देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको कोई सीलिया देखने को नहीं, मतलब टर्बुलेरियन सीलिएटेड होती है, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा जो होते हैं बेटा वो नॉन सीलिएटेड होते हैं, इनमें सीलिया देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है हमने, इसको मैं हटा देता हूँ। तो क्लासेस आपने याद रखी, फ्लैट हेल्थ मेथड्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, टी टी एंड सी बेटा। टी मतलब ट्रिमेटोडा, टी मतलब टर्बुलेरिया एंड टी सी मतलब सिस्टोडा। टर्बुलेरिया फ्री लिविंग है, ट्रिमेटोडा एक्टो एंड एंडोपैरासाइट है, एंड सिस्टोडा ओनली एंडोपैरासाइट है। ये मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिमेटोडा को हम फ्लूक भी बोलते हैं बेटा, फ्लूक वर्ड हम ट्रिमेटोडा के लिए यूज करते हैं। एंड सिस्टोडा को हम कॉमनली टेप वर्म बोलते हैं बेटा। तो टेप वर्म हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोडा के लिए, फ्लूक वर्ड हम यूज करते हैं बेटा ट्रिमेटोडा के लिए। सीलिया प्रेजेंट होता है ऑन टर्बुलेरिया, एब्सेंट होता है ऑन ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। ठीक है ना, देख लेते क्या क्या है यहाँ पे। तो ये आपने देखा प्लेट एलिमेंट्स के 3 क्लासेस होते हैं, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। एग्जाम्पल याद रखना है, टर्बुलेरिया का एग्जाम्पल है डिजेशिया एंड कॉन्वोल्यूटा, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल है फेसिकोला एंड शाइसिटोमा, एंड सिस्टोडा का एग्जाम्पल है टीनिया एंड एकाइनोकोकस। ठीक है ना, अच्छा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर
हमको पता है बेटा कि हमने पोरिफेरा को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, हमने सीलेंट्रेटा को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, हमने टीनोफोरा को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। अब आप आज याद रखेंगे दैट प्लेट हेलमिंथ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ बेटा, कि मतलब वो पैरासाइट है कि फ्री लिविंग है, इसके बेसिस पे। प्रेजेंस ऑफ डैश टू ट्रैक्ट बेटा, उसमें डैश टू ट्रैक्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है बेटा, अगर प्रेजेंट है तो सिंपल है कि ब्रांचेड है उसके बेसिस पे, एंड बॉडी के ऊपर सीलिया होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने खाली इन्हीं के बेसिस पे आपको 3 एग्जांपल्स दिया था। पोरिफेरा को हम क्लास पे करते थे एंडोसिकल्टन के बेसिस पे, सीलेंट्रेटा को हमने क्लास पे किया पॉलिप एंड मेड्यूसा के बेसिस पे, टीनोफोरा को हमने क्लास पे किया टेंटेकल के प्रेजेंस और एब्सेंस पे, एंड प्लेट हेलमिंथ को क्लास पे करते हैं बेटा ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, कि वो पैरासाइट है कि फ्री लिविंग है, डायजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, एंड सीलिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। कितने क्लासेस होते हैं? 3 क्लासेस, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा बेटा। देख लेते हैं इधर, तो ये हो गया टर्बुलेरिया, ये हो गया ट्रेमेटोडा, तो ये हो गया सिस्टोडा। तो टर्बुलेरिया जो होते हैं मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, मेजोरिटी आर एक्वेटिक बेटा, तो मैराइन भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर सीलिया होता है एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, सक्कर एब्सेंट होता है बेटा एंड माउथ वेंट्रल होता है। इनमें सक्कर की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पैरासाइट है नहीं बेटा, तो पैरासाइट नहीं है तो सक्कर एब्सेंट होगा, तो फिर माउथ पाया जाता है। और माउथ कैसे होता है? चलो ये बताओ फटाफट, माउथ वेंट्रल का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बोले। माउथ वेंट्रल इसका मतलब सर माउथ वेंट्रल साइड। बेबी की साइड में सर माउथ है। मतलब बॉडी के नीचे साइड, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता माउथ इंटीरियर तो उसका मतलब होता है बेटा माउथ एकदम टिप पे पाया जाता है, मतलब इधर टिप पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है माउथ वेंट्रल, तो वेंट्रल का मतलब हुआ इधर साइड में माउथ नहीं होगा, टिप पे भी नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा बेटा? नीचे साइड में होगा, लोअर साइड में माउथ पाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलती है, मतलब कोई लार्वा वार्वा देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ये फ्री लिविंग फॉर्म है। हमने अभी देखा था बेटा फ्री लिविंग फॉर्म में लार्वास एब्सेंट होता था। एग्जाम्पल आएगा डोजेशिया, डोजेशिया को हम कॉमनली प्लेनेरिया भी बोलते हैं बेटा। ट्रेमेटोडा को हम कॉमनली फ्लूक बोलते हैं, ये एक्टो और एंडोपैरासाइट्स होते हैं बेटा। इनमें सीलिया बॉडी के ऊपर नहीं होता है बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, तो इनमें सक्कर एंड हुक्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंटीरियर होता है, अब देखो इधर क्या लिखा, माउथ एंटीरियर, यहाँ पे लिखा था माउथ वेंट्रल, तो मतलब यहाँ पे माउथ नीचे के साइड में था, लेकिन यहाँ पे माउथ बेटा बॉडी के एकदम टिप पे होगा। अगर ये बॉडी है तो बॉडी का ये आगे वाला टिप है, एंटीरियर पॉइंट है, तो एकदम टिप के ऊपर माउथ होगा बेटा, तो माउथ एंटीरियर होता है। टेगमेंट प्रेजेंट होता है, टेगमेंट मतलब बॉडी के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जिसको हम टेगमेंट बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है जो बॉडी को बचाता है बेटा। किससे? मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो ये डाइजेस्टिव फ्लूइड से रिएक्ट करेगा, हम कुछ खाएंगे बेटा चीज एसिडिक या बेसिक, उससे रिएक्ट करेगा, उसकी वजह से इसकी बॉडी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन बॉडी को बचाने के लिए इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको हम टेगमेंट बोलते हैं। ये खाली आपको पैरासाइट्स के अंदर देखने को मिलता है बिकॉज पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर बेटा हमारा अलग एनवायरमेंट होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए एक कवरिंग लगा लेते हैं अपने ऊपर जिसको हम टेगमेंट बोलते हैं। तो फ्री लिविंग फॉर्म में टेगमेंट कभी नहीं मिलेगा, ये ओनली कहाँ मिलेगा? पैरासाइट में। यहाँ पे देख लीजिए इधर भी टेगमेंट है और इधर भी टेगमेंट है बेटा। तो बॉडी लीफ लाइक होती है, फीड अपॉन ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज बेटा। ट्रेमेटोडा एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये किस पे फीड करते हैं? ये ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, बॉडी की सेल्स या टिश्यूज के ऊपर फीड करते हैं बेटा। एग्जाम्पल फैसिकोला, फैसिकोला को हम कॉमनली लिवर फ्लूक बोलते हैं। शाइसिस्टोमा बेटा, शाइसिस्टोमा को कॉमनली ब्लड फ्लूक बोलते हैं। ये लिवर के अंदर ग्रो करता है, ये बॉडी के अंदर ग्रो कर लेके फीड किस पे करेगा? ब्लड के ऊपर फीड करता है बेटा। तो ये ट्रेमेटोडा हो गया। सिस्टोडा को हम कॉमनली टेपवर्म बोलते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं बेटा। इनमें सीलिया नहीं होता, इनमें सेंस ऑर्गन नहीं होता बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स, तो अंदर चलने की जरूरत नहीं है, कुछ सेंस करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए एब्सेंट होते हैं। सक्कर एंड हुक्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं कॉमनली हमारे माउथ, हमारे स्टोमक या हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं। रिबन लाइक बॉडी होती है बेटा, टेगमेंट प्रेजेंट होता है एंड सूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है किसके अंदर? सिस्टोडा के। तो प्रॉपर्ली अगर याद रखना है तो सूडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन प्लेट हेलमेंट्स, लेकिन प्लेट हेलमेंट्स में भी वो प्रॉपर्ली कहाँ पे देखने को मिलता है? सिस्टोडा में देखने को, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है बेटा। सो दैट मींस टर्बुलेरिया के अंदर सूडो मेटामेरिज्म नहीं है, ट्रेमेटोडा के अंदर सूडो मेटामेरिज्म नहीं है, वो कहाँ पे बेटा? वो ओनली सिस्टोडा के अंदर है, तो इसको याद रखेंगे प्लीज। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा सिस्टोडा की? टीनिया सोले जिसको हम पॉक टेपवर्म बोलते हैं, तो जो लोग पॉक खाते हैं बेटा उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। एंड टीनिया सैगिनेटा बेटा बीफ टेपवर्म, जो लोग बीफ खाते हैं
उनके अंदर ही देखता हूँ। मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर आपको कॉमनली टीन या सैगिनेटा देखने को मिलेगा, एंड हिंदू एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन के अंदर बेटा आपको कॉमनली क्या देखने को मिलता है, टीन या सोलियम देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है क्या, प्लेटिहेल्मेंट्स बचा। तो फटाफट मेरे हेल्मेंट्स में कोई डाउट है आपको वो बता दीजिए, नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विथ नेमेटोहेल्मेंट्स। चलिए बताइए फटाफट। शुरुआत से अभी तक बेटा कोई भी डाउट है, नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा मैं बाद में, बट जितना पढ़ा हुआ है उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप जल्दी बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आपको वॉइस आ रहा है ना मेरा? यस सर। चलिए, कोई डाउट प्लेट हेल्मेंट्स के अंदर, कोई डाउट है जितना हमने अभी तक पढ़ लिया? नहीं सर। नहीं सर। तो सर चलिए ठीक है, तो अभी तक जितना हमने एनिमल किंगडम फिनिश किया है, ठीक है, मतलब हालांकि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया अभी, बट जितना भी किया है बेटा, वट एवर वी हैव डन, तो मेरे को उतना आपको समझ आ रहा है, मतलब लग रहा है कि नहीं हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नीट में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम वो कर सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग मतलब हो रहा है कि मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, वो मतलब कुछ दिन के लिए रहेगा, 1 महीने 2 महीने तक रहेगा, फिर उसके बाद आपको फील नहीं होगा कि हम किसी अलग मीडियम से आए, वो तो आपको नॉर्मल है, बट उसके अलावा चीजें अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही है वो बताइए। Yes, sir. हाँ सर, वो हो रहे थोड़े बहुत हो। चलिए वेरी गुड बच्चा, दिस इज अ गुड थिंग, चलो यही तो चाहिए हमको यार। चलिए, तो अभी जो है ये हमारा फिनिश हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। अगर आपको याद है जब मैंने आपको प्लेट हेल्मेंथ पढ़ाया था ना, शुरुआत जब हमने प्लेट हेल्मेंथ की करी थी, तो प्लेट हेल्मेंथ की शुरुआत में मैंने आपको बोला था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने बोला था अगर आप प्लेट हेलमेट अच्छे से समझ लेते हैं, नेमेट हेलमेट ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज नेमेट हेलमेट इज काइंड ऑफ अपोजिट एट अ प्लेट, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर में आप देखेंगे ये अपोजिट है बेटा, जो हमने क्या पढ़ा है, जो हमने प्लेट हेलमेट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, तो चलो प्लेट हेलमेट क्लियर हो जाता है, तो अभी हम नेमेट हेलमेट्स पे फोकस कर देते हैं। सबसे पहले मेरे को बताइए प्लेट हेलमेट वर्ड का मतलब क्या है? सर फ्लैट। शाबाश, Flat one. फ्लैट वर्म है बेटा, Flat है ना। worm. अब देखो, अगर वेरी गुड बच्चा, अगर मैं निमेटी हेलमेट बोलूं तो निमेटी को साइड में कर दो बच्चा, खाली हेलमेट पे फोकस कर देते हैं। तो प्लेट के अंदर भी हेलमेट आ रहा है, निमेटी के अंदर भी हेलमेट आ रहा है, या अगर आप उसको एस हेलमेट भी बोलोगे तो उसमें भी हेलमेट वर्ड आ रहा है बेटा। तो हेलमेट से हमको क्या मतलब है? हेलमेट मीन्स Worm. वर्म वर्म बेटा, वेरी गुड। सो दैट मीन्स जिन एनिमल्स को अभी हम पढ़ने वाले हैं दे आर वर्म लाइक बेटा, ठीक है ना। अब वर्म लाइक तो प्लेट हेलमेट भी था, वर्म लाइक नेमेट हेलमेट भी है, बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? अगर ये भी वर्म है वो भी वर्म है, तो देन डिफरेंस कहाँ पे बेटा? तो डिफरेंस है बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब ये है कि प्लेट हेलमेट के अंदर हमने देखा था कि एनिमल का डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड जो था बेटा वो फ्लैट आकार का था, इतना फ्लैट था कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा डॉर्सल एंड है और कौन सा वेंट्रल एंड है बेटा, समझ रहे मेरी बात। लेकिन जब हम आएंगे निमेट हेलमेट के अंदर या एस हेलमेट के अंदर बच्चा, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, मतलब एकदम साफ देखने को मिलेगा कि ये वाला एंड जो है दिस इज डॉर्सल एंड, ये वाला एंड जो है दिस इज वेंट्रल एंड। कुछ चीजें सर बेटा आपका डॉर्सल स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। आपको, अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ बेटा, मतलब हम क्या पढ़ने वाले, मैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि इन एनिमल्स के अंदर बेटा आपको डॉर्सल एंड वेंट्रल अलग अलग देखने को मिलेंगे। अलग अलग देख कहने से मेरा मतलब है कि डॉर्सल एंड के अंदर कुछ चीजें, कुछ ऑर्गन्स, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो आपको वेंट्रल एंड में नहीं मिलेंगे, और वेंट्रल एंड के अंदर बेटा कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो आपको डॉर्सल में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द डॉर्सल and is better, you can clearly differentiate by the organism, ये वाला एंड जो है बेटा दिस इज डॉर्सल एंड ये वाला एंड जो है बेटा दिस इज वेंट्रल। सो मींस इन एनिमल्स के अंदर जिनमें आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है बिटवीन द डॉर्सल एंड द वेंट्रल एंड बेटा, और इनकी बॉडी गोल आकार की होती है, सिलेंड्रिकल आकार की होती है, दे आर नॉट रिबन लाइक, दे आर नॉट लीफ लाइक बेटा, दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी पैटर्न। ऐसी पर्टिकुलर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म्स बेटा। राउंड का मतलब होता है गोल आकार की वर्म्स होती है,
एंड राउंड वर्म्स को ही हम बेटा बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं इन्हीं को बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज निमेटी हेलमेंट्स बेटा। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इधर आपको कुछ चीजें बेटा, अगर खाना वाना नहीं खाए तो खा लो बिकॉज यहाँ पे आप कुछ चीजें ऐसी देखेंगे, देखने के बाद शायद आपको आज खाना खाने का मन नहीं करेगा, बट अगर आपको इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है आपको ये चीजें खुद देखनी भी पड़ेंगी, इनको खुद ऑपरेट भी करना पड़ेगा और इनको नजरों के सामने मतलब एकदम लाइव फॉर्म में भी देखना पड़ेगा बेटा। तो हो सकता है कुछ बच्चों के थोड़ा गंदा लगे, थोड़ा अजीब लगे, बट बिकॉज वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स बेटा, तो हमें गंदा वंदा कुछ नहीं लगता, हम सब कुछ देख लेते हैं। तो देख लो बेटा, फिर अगर देखना है तो मैं एक एक करके दिखा लेता हूँ। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म की तरफ देख के मेरे को बताइए कि क्या आपको ये वर्म के समान सिलेंड्रिकल आकार का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शाबाश, बोलो बच्चा जल्दी जल्दी। ये ऑर्गेनिज्म, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, सॉरी, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वजह से मैं भूल गया था। चलो गुड, चलो स्क्रीन अभी शेयर हो गया ना, अभी तो दिखाई देगा। अब ये देख लीजिए बच्चा, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए, तो ऑर्गेनिज्म को देख के मेरे को बताओ फटाफट बेटा, क्या लग रहा है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं है, राउंड आकार का, गोल आकार का है कि नहीं है? ठीक है ना, वेरी, आप ध्यान से देख लेना। अगर मैं वर्ड को ब्रेक कर दूं बेटा, तो नीमा जो होता है बेटा, निमेट हेलमेट नाम है ना इसका, तो नीमा का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागे के समान बेटा, एंड हेलमिन का मतलब होता है आपको ऑलरेडी पता है, हेलमिन का मतलब होता है वर्म बेटा। तो मतलब जिनको हम अभी पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं, धागे के आकार के होते हैं, गोल आकार के होते हैं बेटा, ठीक है ना, इसलिए इनको निमेटी हेलमेट या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं नाम देख के कि फ्लैट हेलमेट फ्लैट था कि राउंड था, निमेट हेलमेट राउंड था कि फ्लैट था। तो याद रहे, फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, एंड कैसा थ्रेड बेटा, सिलेंड्रिकल थ्रेड, गोल आकार का थ्रेड बेटा। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा, वर्म के समान भी दिखाई दे रहा है, तो वर्म तो है ही है बेटा। तीसरी चीज और एक यहाँ पे नोटिस कर दीजिए इस फोटोग्राफ में, ये इस ऑर्गेनिज्म का एक एंड है और ये इस ऑर्गेनिज्म का दूसरा एंड है, और इनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं बेटा। आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे दोबारा से देख लेना, ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्टिकुलर एनिमल्स जो है बेटा, इनको कॉमन लैंग्वेज में, मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इनको हम निमेटोडा भी बोलते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं बेटा। जैसे हम अभी बोलते हैं ट्रमेटोडा, सिस्टोडा, टर्बलेरिया, तो इस फाइलम को हम निमेटोडा फाइलम भी बोलते हैं। एंड निमेटोडा जो है बेटा, इसके अंदर इन ऑर्गेनिजम्स को पहली बार रखने वाला साइंटिस्ट जो था, उसका नाम था रोडोफी बेटा। तो रोडोफी साइंटिस्ट था जिसने इन एनिमल्स को बेटा किसके अंदर इंक्लूड कर दिया, निमेटोडा के अंदर इंक्लूड कर दिया। और इन एनिमल्स को निमेटी हेलमेंट्स का नाम किसने दिया बेटा, तो ये भी याद रखना, वो गैगनबोर था। तो गैगनबोर ने टर्म निमेटी हेलमेंट्स दिया है बेटा। अगर आप इस एनिमल को काटोगे, जैसे मान लीजिए फॉर अगर मैं प्लेट हेलमेट को काटता, तो प्लेट हेलमेट बेटा काटने के बाद मेरे को ऐसा दिखाई देता, ट्रांस सेक्शन में बेटा वो ऐसा दिखाई देता। लेकिन अगर मैं निमेट हेलमेट को काटूंगा तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलेंगे, दे आर राउंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बेटा। तो इनका ये वाला एंड कहलाएगा डॉर्सल और ये वाला एंड कहलाएगा वेंट्रल बेटा। अब लाइफ फॉर्म की बात करें बेटा, हैबिटेट की बात करें, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में बेटा ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, या ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और ये पैरासाइट्स बेटा प्लांट्स में भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड एनिमल्स में भी होते हैं। तो दे आर पैरासाइट्स फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। प्लेट हेलमेट के अंदर आपने याद रखा था, प्लेट हेलमेट में बेटा कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, फटाफट बताइए। ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर। यहाँ पे आप याद रखेंगे बेटा, निमेट हेलमेट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम होता है बेटा, ये भी याद रखें। प्लेट हेलमेट भी बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, निमेट हेलमेट भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। प्लेट हेलमेट भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, निमेट हेलमेट भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेट हेलमेट बेटा सूडोसिलोमेट था, एसिलोमेट था कि सिलोमेट था? सिलोमेट। मैं प्लेट हेलमेट की बात कर रहा हूँ। एसिलोमेट सर, एसिलोमेट।
माँ क्या कहीं भीख मांगने गया? प्लेटिहेल्मिन्थ्स बेटा सूडोसिलोमेट्स नहीं थे, वो एसिलोमेट्स थे। उनमें सीलोम था ही नहीं। क्यों नहीं था सीलोम? बिकॉज हमने पढ़ा था बेटा सीलोम इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा, कनेक्टिव टिश्यू से भरा रहता है। वेरी गुड। तो अब याद रखेंगे नेमेटोहेल्मिन्थ्स जो होते हैं ना, दे आर सूडोसिलोमेट्स बेटा। उनमें सूडोसिलोम पाया जाता है। तो ये सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और सूडोसिलोमेट क्या होता है वो हम ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा बच्चा, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बेटा कंप्लीट होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो बताओ बेटा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड से एक बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब सर। ट्यूब विद इन ट्यूब बेटा। तो मतलब ये एनिमल जो है इनका बेटा इधर एक माउथ होगा, है ना, इधर एक एनएस होगा बेटा। तो माउथ भी प्रेजेंट है खाना अंदर लाने के लिए, एनएस प्रेजेंट है बेटा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बिकॉज बोथ माउथ एंड एनएस इज प्रेजेंट बच्चा। एंड इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको मसल्स देखने को मिलेंगे बेटा। तो मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मस्कुलर होता है। एंड इस मस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स बेटा। तो इनमें हाईली मस्कुलर फेरिंक्स पाया जाता है। फेरिंक्स का काम क्या होता है? फूड को अंदर लाना, फूड को अंदर खींचना बेटा, या फूड को अंदर सक करना, अंदर की तरफ पकड़ के लाना, दैट इज द वर्क ऑफ फेरिंक्स। और इनमें मस्कुलर फेरिंक्स पाया जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप पहले इनको, हम बॉडी में कैसे पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं बेटा इधर। तो दिस इज कॉल्ड एज एस्कैरिस लैम्ब्रिकेटिस बेटा। ये एस्कैरिस होता है, ये बच्चों के स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर देखने को मिलता है बेटा। तो आप देख सकते हैं इस बंदे का हम इंटेस्टाइन काट रहे हैं, और काटने के बाद बेटा ये क्या निकाल रहे हैं? ये हम वर्म्स बॉडी से निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी बॉडी में कभी इतनी ज्यादा भी ग्रो कर सकती है कि ये आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकती है। और इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया बेटा तो मतलब आपका अनडाइजेस्टेड फूड, आपका वेस्ट बेटा बॉडी के अंदर ही रहेगा, और वो आप डेफिकेट नहीं कर सकते हैं बेटा, उसको आप बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज आपका इंटेस्टाइन ब्लॉक है। और इसकी वजह से लोगों की, इंसान की डेथ भी हो सकती है, या सीवियर पेन भी हो सकता है। और ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं? इंटेस्टाइन्स को बेटा स्टोमक काट देते हैं, मतलब एब्डोमिनल पार्ट काट सिजेरियन कर देते हैं, सिजेरियन से बेटा इंटेस्टाइन को काट देते हैं, और फिर इंटेस्टाइन से काट के बेटा इनको क्या कर दिया जाए? इंटेस्टाइन से बाहर निकाला जाता है, खींच के बाहर निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं हाउ मच डेंजरस दे आर और कहाँ पे पाई जाती है, और ऐसे इंटेस्टाइन को ब्लॉक करती है बेटा। ये आप इंटेस्टाइन देख सकते हैं, और अंदर से देख लीजिए बेटा कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। सो दे हैव ब्लॉक्ड दिस इंटेस्टाइन बेटा। ये आपकी आंखों में भी देखने को मिल सकती है। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, कहीं पे घूमने गए बेटा दोस्तों के साथ, तो हमने देखा एक साफ नदी बह रही है, हमने मुंह धोना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पे गए बेटा तो वहां पे वो नलके लगे लेते, आपने मुंह धोना शुरू कर दिया। तो कभी भी बेटा ऐसे पानी में मुंह नहीं धोना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से सैनिटरी वेस्टेज आ रहा है बेटा। सैनिटरी वेस्टेज का मतलब हमारे बाथरूम्स का वेस्टेज आ रहा है, बिकॉज उस पानी के अंदर क्या हो सकते हैं बेटा? लार्वा ऑफ नेमेटोहेल्मिन्थ्स हो सकते हैं, और वो लार्वा आपकी बॉडी में इजीली अटैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ह्यूमन बीइंग की आंखों के अंदर आए, तो आंखों के अंदर ये कैसे पहुंचा? ये वाटर के थ्रू पहुंचा बेटा, पोल्यूटेड वाटर के थ्रू पहुंचा। तो मतलब आप देख सकते हैं दे आर काइंड ऑफ डेंजरस एनिमल्स बेटा। तो ये इनका इंटीरियर माउथ होता है बेटा, ट्रायंगुलर माउथ होता है, और माउथ बेटा 3 लिप्स का बनता है। ये लिप नंबर 1 है, ये लिप नंबर 2 है, और ये लिप नंबर 3 बेटा। 3 लिप्स होते हैं माउथ की, और माउथ एंटीरियर होता है, मतलब एकदम टिप पे पाया जाता है। तो ये आपका नेमेटोहेल्मिन्थ का डायग्राम दिया है यहाँ पे। तो क्या लिखा है पे पढ़ लेते हैं। राउंड वर्म्स कॉमनली कहते हैं, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, हेल्मिन का मतलब होता है वर्म। एनिशिएंट पीपल वर फैमिलियर विद सर्टेन लार्ज साइज्ड नेमेटोड पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बेटा। पुराने लोगों को पता था कि डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर बेटा कुछ लंबे साइज के नेमेटोड्स होते हैं, और वो नेमेटोड्स एक्चुअल में क्या थे बेटा? नेमेटोहेल्मिन्थ्स थे। माइन्यूट नेमेटोड्स वर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो मतलब नेमेटोड्स बेटा लार्ज साइज के भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। लार्ज साइज नेमेटोड बेटा जैसे एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस लैम्ब्रिकेटिस बेटा, ये तो हम इजीली देख सकते हैं अपनी आंखों से। बट कुछ नेमेटोड्स बेटा स्मॉल साइज के भी होते हैं, और उनको हमने तभी पहचाना, उनकी स्टडी तभी हो पाई जब किसकी डिस्कवरी हो गई बेटा? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। लीनियस इंक्लूडेड दीज इन वर्मिस बेटा। तो लीनियस ने इन सारी वर्म्स को एक ग्रुप के अंदर डाला, उस ग्रुप का नाम था वर्मिस बेटा। रोडोल्फी इंक्लूडेड दीज अंडर नेमेटोडिया। तो रोडोल्फी ने बेटा इनके लिए अलग ही ग्रुप बनाया, उसको नेमेटोडिया नाम दिया। टर्म किसने दिया बेटा? गेगनबोर ने दिया हुआ है। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंट्स और नेमेटोहेल्मिन्थ्स इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन,
इन इज द नेम राउंड वर्म। इनको हम राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप इसको काटेंगे बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो ये गोल की देखने को मिलेंगी क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकती है। फ्री लिविंग में बेटा ये एक्वेटिक हो सकती है या टेरेस्ट्रियल हो सकती है, या ये पैरासिटिक भी होती है। पैरासाइट ये प्लांट का भी होता है, एनिमल का भी होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड सूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं। चले एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, तो मतलब माउथ एंड एनस दोनों देखने को मिलेगा। और एलिमेंट्री कैनाल में बेटा मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है जो फूड को अंदर लाने का काम करता है। एक्सक्रीशन होता है बेटा बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीट। चलो फटाफट बेटा, प्लैटिहेल्मिन्थ्स के अंदर एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है? फ्लेम सेल्स। Flame cells. जल्दी जल्दी। फ्लेम बिल्कुल बेटा, सेल्स। फ्लैम Flame सेल्स, cells. सोलिनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडी है ना। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें एक्सक्रीट किसकी वजह से होती है? एक्सक्रीटरी ट्यूब की वजह से होती है। और वो एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करता है? वो बॉडी से बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करता है, और एक बार वो कलेक्ट करेगा ना, फिर बॉडी से बाहर निकालने के लिए बेटा उसमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। तो मतलब क्या है इसका, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इधर ध्यान से देख लेना बच्चा। इस डायग्राम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो बॉडी हो गया इधर से दिस इज बॉडी बेटा। ये बॉडी के अंदर आपको सीलोम दिखाई दे रहा है, तो ये सीलोम है बेटा। इधर से जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, दिस इज सीलोम। तो यहाँ पे क्या जमा होगा? यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा होगा, अमोनिया या अमोनिया लाइक प्रोडक्ट जमा होंगे। उनको इकट्ठा करने का काम बेटा इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस ट्यूब को हम बेटा एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब बाहर की तरफ खुल रहा है, ओपन हो रहा है बेटा, किसकी वजह से? इस पोर की वजह से। और पोर को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं। समझ आया ना? तो अगर यहाँ पे भी कहीं पे देखने को दिख रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि दिस इज एक्सक्रीटरी ट्यूब बेटा। तो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, बट ये बाहर की तरफ खुल रहा है बेटा एक पोर की वजह से, जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर बोल। मतलब कलेक्शन कौन कर रहा है? कलेक्शन एक्सक्रीटरी ट्यूब कर रहा है। तो ये कलेक्शन का काम करता है, वेस्ट को इकट्ठा करने का काम करता है। बट बॉडी से बाहर हमें वेस्ट को निकालना है, तो वो बाहर कहाँ से आएगा? एक्सक्रीटरी पोर से आएगा। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. चले नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स सेपरेट का मतलब क्या हुआ? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड बेटा, यूनिसेक्सुअल बेटा। और यूनिसेक्सुअल को नॉर्मली हम ये वर्ड एनिमल के लिए यूज नहीं करते, हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोशियस। अच्छा ये समझ लो बेटा, इधर पहले मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक है मोनोइशियस बेटा, एक है डायोइशियस बेटा। मोनो का मतलब होता है एक, इशियस का मतलब होता है मैरिज बेटा। इशियस का मतलब होता है मैरिज। डाई का मतलब होता है दो, इशियस का मतलब होता है मैरिज बेटा। अब अगर यहाँ पे लिखा है बेटा मोनोइशियस, मतलब शादी के लिए एक ही बंदा चाहिए। शादी से मेरा कहने का मतलब है एक ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक ही बंदा चाहिए। तो बताओ बेटा, अगर हमें एक ही बंदा ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए चाहिए, तो वो एक बंदा बेटा बाइसेक्सुअल होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल सर। बाइसेक्सुअल। और आपको बेटा बच्चा पैदा करना है, एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करना है, एक बेबी को पैदा करना है। बट बेबी को पैदा करने के लिए आप बोल रहे हैं बेटा कंडीशन मोनोइशियस है, मतलब बेबी के प्रोडक्शन के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, मैरिज के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो वो मैरिज बेटा तभी पॉसिबल है जब वो एक ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल वर्ड के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं? मोनोइशियस यूज करते हैं। कॉमनली प्लांट में देखने को मिलता है, या एनिमल के अंदर बेटा मोनोइशियस को ही हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। डाई का मतलब होता है दो, इशियस का मतलब होता है मैरिज, मतलब शादी के लिए दो लोग चाहिए। दो का मतलब क्या हुआ? एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। तो बता बेटा, डायोशियस कंडीशन बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है कि यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। आप समझ गए? तो इधर देखिए क्या लिखा है, सेक्सेस आर सेपरेट, फिर ब्रैकेट में लिखा है डायोशियस। तो बताओ बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और नॉन हर्माफ्रोडाइट? नॉन हर्माफ्रोडाइट। बेटा यूनिसेक्सुअल
एंड नॉन हर्माफ्रोडाइट है, तो मतलब इसमें मेल होगा और फीमेल होगा बेटा। समझ आया बच्चा? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और आगे लिखा है बेटा मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, तो मतलब उनमें क्या देखने को मिल रहा है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है बेटा, ठीक है ना? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप देख के पहचान सकते हो, मॉर्फिज्म बेटा मतलब आप देख के पहचान सकते हो कि एक मेल है, एक मतलब अगर आप देख के पहचान सकते हो ना कि वो इंडिविजुअल मेल है, वो इंडिविजुअल फीमेल है, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब देख के पहचानना बेटा कि एक मेल है एक फीमेल, दिस कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लैट हेलमेंट्स में देखने को मिलता है। जैसे इधर देख लीजिए आप बेटा, इधर आप देख आपको दो डायग्राम, दो फोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं। अब मेरे को बताइए बेटा इन दो ऑर्गेनिज्म्स में से लंबा कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, ए और बी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, ए है, ए A. है लंबा। दूसरा बेटा ए और बी में से मेरे को बताइए कर्व्ड एंड किसका है? ए का कर्व्ड एंड है कि बी का कर्व्ड एंड है? B का सर। बी का है दिख रहा है ना कर्व। इधर, ये देख लीजिए, Yes. इधर कर्व्ड एंड है बेटा, इधर कर्व्ड एंड है Yes, sir. और स्मॉल साइज का है, इधर कोई कर्व्ड एंड नहीं है और लार्ज साइज का है। तो याद रखेंगे प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर, सॉरी नॉट प्लेट, नेमेटिहेल्मेंट्स के अंदर बेटा जो फीमेल्स होती है वो लंबे साइज की होती है और उनमें कोई कर्व्ड एंड पाया नहीं जाता है। एंड नेमेटिहेल्मेंट्स के अंदर जो मेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और उनमें कर्व्ड एंड पाए जाते हैं। तो आप देख के बता सकते, अगर मैं यहाँ से मेल एंड फीमेल हटा दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको पता है बेटा कि मेल का कैरेक्टर नेमेटहेल्मेंथ का क्या है, फीमेल का कैरेक्टर नेमेटहेल्मेंथ का क्या है, तो आप पिक्चर देख के पहचान सकते हैं ना बेटा कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है? Yes, sir. पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं बेटा, इसी चीज को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स बेटा मेल से लंबी होती है और फीमेल में कर्व्ड एंड नहीं मिलता है, मेल में कर्व्ड एंड्स मिलती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब ये आप ऑलरेडी पता है बेटा, तो ये मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट बेटा डायरेक्ट होता है तो मतलब कोई लार्वा देखने को नहीं मिलेगा, या इनडायरेक्ट होता है जहां पे आपको कहीं कहीं पे लार्वा देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जांपल्स दिए बेटा, पहला है एस्केरिस जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं कॉमनली, दूसरा है वोकेरिया ब्रैंक्रोफ्टाई जिसको हम फ्लैरियल वर्म बोलते हैं, एंड तीसरा है एनकाइलोस्टोमा जिसको हम हुक वर्म बोलते हैं। तो तीनों एग्जांपल्स बेटा एनसीईआरटी की है और तीनों एग्जांपल्स एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो तीनों एग्जांपल्स आप याद रखेंगे बच्चा। दिस मच इज क्लियर? Yes, कितना sir. क्लियर हो गया? सर चलिए, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी को खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बेटा, ठीक है ना? तो क्या है वो पॉइंट्स, तो पता करते हैं। मोस्टली माइन्यूट और स्मॉल, सम लार्ज अप टू 1 mm to 25 cm, मतलब इनका साइज जो होता है बेटा छोटे आकार की होती है बट कुछ लंबी भी होता है। कितनी लंबी हो सकती है? मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर की, और कुछ मीटर वाइज भी लंबी होती है बेटा। सिलेंडर आकार की होती है, एलोंगेटेड मतलब ये गोल आकार की होती है, लंबी इनकी बॉडी होती है बेटा, एलोंगेटेड मतलब लंबी बॉडी होती है और इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। टैपरिंग एंड, अगर आप देखा मैंने पिक्चर आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये देख लीजिए बेटा, इधर भी पॉइंटेड एंड है, इधर भी पॉइंटेड एंड है, इधर भी पॉइंटेड एंड है, इधर भी पॉइंटेड एंड है। तो मतलब इनके एंड्स होते हैं टैपरिंग होते हैं, टैपरिंग का मतलब पॉइंटेड एंड्स होते हैं और अनसेगमेंटेड होती है बेटा, कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। बॉडी वॉल जो होता है बेटा फॉर्म्ड ऑफ थिक टफ एंड शाइनी क्यूटिकल, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक एंड टफ शाइनी चमकीली कवरिंग पाई जाती है, जिस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। और क्यूटिकल के नीचे क्या मिलेगा? सिंसाइशियल हाइपोडर्मिस मिलेगा। बीनीथ क्यूटिकल मतलब क्यूटिकल के नीचे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का लेयर मिलेगा जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। सिंसाइशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, हाइपोडर्मिस मतलब बेटा जो क्यूटिकल के नीचे लेयर होगी। An innermost layer of peculiar, large and longitudinally extended muscle cells arranged in 4 quadrants बेटा। तो मतलब क्या बता रहा है ये कि बॉडी के सबसे ऊपर क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस के नीचे फिर क्या है बेटा? आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलेंगी और वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कितने लेयर्स में अरेंज्ड होती है? वो 4 लेयर्स में अरेंज होती है बेटा। These muscles are arranged in 4 different layers.
समझ आई बात बच्चा? क्लियर हुआ? यस सर। यस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। और सूडोसिलो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इनका सूडोसिलोम जो है बेटा वो कहाँ से बनता है, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिए। तो इनका जो सूडोसिलोम होता है बेटा वो बनता है एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको बेटा ब्लास्टूला क्या है एंड ब्लास्टोसील क्या है। अगर ये ब्लास्टूला है तो ब्लास्ट के अंदर जो एक खाली जगह है बेटा दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। तो इनका सीलोम कहाँ से बनता है, इसी ब्लास्टोसील से बनता है बेटा। स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे तो ये इनका माउथ है, माउथ के बाद बेटा ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद बेटा ये वाला इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इंटेस्टाइन यहाँ तक एक्सटेंड करता है बेटा, यहाँ तक इंटेस्टाइन है, और फिर एनएस है। तो मतलब कंप्लीट डायस्टो ट्रैक्ट मिलता है। और डायस्टो ट्रैक्ट बेटा कर्व्ड नहीं है, अप एंड डाउन नहीं है, एकदम स्ट्रेट डायस्टो ट्यूब है बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक्ट, टर्मिनल माउथ एंड एनएस। टिप पे बेटा एक साइड में माउथ मिलेगा और दूसरे साइड में क्या मिलता है, एनएस मिलता है। These animals have to be complete। तो ये पहले एनिमल्स है बेटा जिनमें क्या मिलता है, कंप्लीट डायस्टो ट्रैक्ट मिलता है एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है बेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऑर्गन सिस्टम के लिए ऑलरेडी आपको पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्रोट कैसे होता है, तो ये याद रखिए। मैंने जो आपको अभी बोला था बेटा एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने इसको क्या लिखा है बेटा, एक्सक्रीटरी पोर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट लिखा है, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी ट्यूब लिखा है। शॉर्ट में बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, प्लैटिहेल्मिन्थ्स का नहीं होता बट नेमैटिहेल्मिन्थ्स का होता है, या इसी को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड एक्सक्रीटरी पोर बोल सकते हो। कंपैरेटिवली सिंपलर और कॉम्प्लिकेटेड सेंस ऑर्गन्स एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। तो इनमें बेटा सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सिंपल सेंस ऑर्गन्स या हाईली एडवांस्ड सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड होता है देन दैट ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थ्स बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब जो मैं आपको अभी बता रहा था, सेक्सेस अलग अलग होंगे और मेल एंड फीमेल को आप दूर से पहचान सकते हो, तो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेटा। तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेरी एविडेंट और वेरी कॉमन होता है। Many kinds of nematodes are parasites of useful plants and domestic animals। नेमेटोड्स जो होते हैं बेटा ये आपको कॉमनली पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के अंदर भी एंड एनिमल्स के अंदर भी। सम ऑफ दीज आर पैथोजेनिक, कुछ इनमें से बेटा बीमारी भी कॉज कर रहे हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो हमको बीमार कर सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेटा कम से कम 50 ऐसी नेमेटोहेल्मिन्थ स्पीशीज है जो हमको बीमार करती हैं। जैसे उसमें से एस्केरिस है एंड एंट्रियोबियस है बेटा। Ascaris and Enterobius are two common नेमेटोहेल्मिन्थ्स जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा क्या मिलेगा, वुकेरिया मिलेगा जो कॉज करता है बीमारी जिसको हम फ्लैरिया बोलते हैं। ट्राइचिनिला बेटा जो कॉज करता है बीमारी जिसको हम ट्राइचिनोसिस बोलते हैं। एनकाइलोस्टोमा बेटा जो बीमारी कॉज करता है जिसको हम हुक वर्म डिजीज बोलते हैं। क्लियर है ना बच्चा? तो ये यहाँ तक आप याद रखेंगे, दिस इज नेमेटोहेल्मिन्थ्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये पैराग्राफ यहाँ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है दिस वन, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना बेटा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ये तो हो गया यहाँ तक बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में हमको देखने को मिलता है दैट नेमेटोहेल्मिन्थ्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक को हम बोलते हैं बेटा फेज मीडिया और एक को हम बोलते हैं बेटा एफेज मीडिया। So nemathelminths are divided into two classes, phase media and aphase media। और ये phase media and aphase media किसके बेसिस पे हमने बनाया बेटा, ये हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स बेटा, कि सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है ना। प्रेजेंट है तो बेटा फेज मीडिया बोलेंगे, एब्सेंट है तो ए फेज मीडिया बोलेंगे। देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स एंड कॉडल ग्लैंड्स and characteristics of excretory system, nematodes are classified into two classes। मतलब nematodes की जो क्लासिफिकेशन होती है बेटा phase media and aphase media में, वो होती है बेटा on the base of sense organs, on the base of caudal glands and excretory system के बेसिस पे। जैसे हमारे पास इसकी दो क्लासेस है, क्लास नंबर 1 है बेटा phase media, क्लास नंबर 2 है बेटा aphase media। phase media कैरेंटिया भी बोलते हैं या रेबिडिटिया भी बोलते हैं। aphase media को एडिनोफोरिया
या एनोप्लिया भी बोलते हैं बेटा। अब सिंपल में आपको याद रखना है कि फेज मीडिया पैरासाइट होते हैं, ए फेज मीडिया फ्री लिविंग होते हैं। फेज मीडिया के अंदर बेटा सेंस ऑर्गन मिलता है जिनको हम फेजमिड्स बोलते हैं। फेजमिड एक सेंस ऑर्गन होता है इनके अंदर, एंड एम्फिड होता है बेटा। तो फेजमिड एंड एम्फिड सेंस ऑर्गन्स होते हैं किनके, फेज मीडिया के। लेकिन इन केस ऑफ ए फेज मीडिया वहां पे फेजमिड्स नहीं होते हैं बेटा, तो नो फेजमिड वहां पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बेटा वो लैटरल कैनाल का होता है फेज मीडिया में। अगर हम ए फेज मीडिया के अंदर देखेंगे बेटा तो वहां पे आपको डिस्क लाइक पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बट कैनल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देख लेते क्या लिखा है। तो phase media mostly parasitic, possess phasmids and amphib as sense organs, excretory system with paired lateral canals, caudal gland absent होता है। Examples है बेटा Ascaris, Enterobius, Ankylostoma, Wucheria, Trichuris, Trichinella and Dracunculus and Loa Loa बेटा। ए phasmida बेटा फ्री लिविंग होते हैं, इनमें phasmids नहीं होते हैं। एम्फिड्स होते हैं प्रेजेंट, वो स्पाइरल होते हैं, पॉड लाइक होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं या पोर लाइक होते हैं। मतलब phasmid नहीं है, एम्फिड इनमें देखने को मिलता है बेटा। यहाँ पे एम्फिड भी है एंड फेजमिड भी है। एम्फिड स्पाइरल कॉर्ड लाइक, नो लैटरल एक्सक्रीटरी कैनल, यहाँ पे एक्सक्रीटरी कैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी कैनल एब्सेंट है। यहाँ पे कॉर्डल ग्लैंड एब्सेंट है, यहाँ पे कॉर्डल ग्लैंड प्रेजेंट है। एग्जांपल एनोप्लियस एंड डेस्मोस्पोलेक्स बेटा। तो ये हो गया किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटी हेलमेंट्स बेटा। ठीक है, यहाँ पे इधर तक अगर कोई कंफ्यूजन है आप मेरे को बता सकते हैं, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चे? बोले बोले, शाबाश। सर फेसमिड्स क्या था? फेजमिड, फेजमिड एंड एम्फिड है ना, ये दोनों है बेटा सेंस ऑर्गन्स इन निमेटी हेलमेंट्स बेटा। अगर ये दोनों प्रेजेंट है ऐसे क्लास को हम फेज मीडिया बोलेंगे। अगर इनमें से बेटा खाली एम्फिड प्रेजेंट है उसको हम बेटा ए फेज मीडिया बोलेंगे। ठीक है, दे आर सेंस ऑर्गन्स, और कुछ नहीं है। ओके समझ आया बच्चा? एनीथिंग एल्स? हाँ, कोई डाउट है इसके अलावा? कोई डाउट है? सर फ्लेरिया का मतलब क्या है? किसका किसका? फ्लेरिया सर। ये बीमारी है बेटा, बीमारी है। जो वो कैरिया जो होती है ना, वो कैरिया ब्रंक्रॉफ्ट जो होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा हमारे पैरों से आती है। मतलब फीट है ना, फीट, तो फीट से अंदर घुसता है। अगर आप नंगे पैर घूमते हैं बेटा डस्ट वस्ट के ऊपर, तो ये आपकी बॉडी में पैर के नीचे से एंटर करती है बेटा। जैसे आपकी बॉडी में आती है ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लिम्फ डक्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी में बेटा लिम्फ डक्ट्स पाए जाते हैं, ये उनके अंदर ग्रो करती है। और ग्रो करने के बाद बेटा हमारी बॉडी में क्या होता है, जो लिम्फ डक्ट्स होते हैं वो फूलने लगते हैं, और इसको हम कॉमनली हाथी पैर बीमारी बोलते हैं, एलिफेंटेसिस बोलते हैं बेटा। सुना है कि एलिफेंटेसिस, जिसमें पैर एकदम बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, उसी को बेटा फ्लेरिया बीमारी भी बोलते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? ये सर, ये सर। मैं कल यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दूंगा, अगर नहीं देखा तो कल मैं पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा कोई और डाउट? सर क्यूडल ग्लैंड। कॉडल ग्लैंड, कॉडल ग्लैंड बेटा, कॉडल ग्लैंड इनके अंदर ग्लैंड पाया जाता है बेटा। ठीक है ना, निमेट हेलमेंट्स जो होते हैं, नॉट ऑल द निमेट हेलमेंट्स बेटा, बट कुछ निमेट हेलमेंट्स के अंदर, जिनको हम बेटा एफ एज मेडियन निमेट हेलमेंट्स बोलते हैं, ए फेज मेडियन निमेट हेलमेंट्स की बॉडी के अंदर बेटा आपको ग्लैंड मिलता है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉडल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? सर इसका फंक्शन क्या है सर कॉडल ग्लैंड्स का? कॉडल ग्लैंड जो होता है बेटा, ये कॉमनली आपको एफेज मीडिया या एडेनोफोरिया में देखने को मिलता है। इनका काम होता है, ये ग्लू लाइक, या मैं बोलूं एडहेसिव बेटा, एडहेसिव मतलब जो चिपकने में काम है, ये एडहेसिव मटेरियल सिक्रीट करता है बेटा, ग्लू लाइक मटेरियल सिक्रीट करता है, जो इन एनिमल्स को बेटा किसी सरफेस के साथ अटैच करने में मदद करता है। इमेजिन करो इसने ग्लू सिक्रीट किया, और उस ग्लू की वजह से एनिमल क्या कर सकते हैं बेटा, किसी सरफेस पे चिपक सकते हैं। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है बच्चा, समझ आया? Yes, sir. Any other doubts? और कोई डाउट?
और कोई डाउट है कि आगे बढ़ जाऊं मैं? शाबाश। चलो अभी आप क्या करेंगे, देखो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, तो आप ये लाइंस पढ़ लेना खुद ही, ठीक है ना। बस एक बार रीड कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इसको जितना समझ सकते हो उतना समझ लेना, नहीं समझ आता तो आप छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस लैम्ब्रिकेट्स। मतलब एडेप्टेशन क्या मतलब, ये पैरासाइट है, ये सक्सेसफुल पैरासाइट है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके पास क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से बेटा हमारी बॉडी का ये कॉमन पैरासाइट माना जाता है। तो क्या इसकी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज है, उनको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हम बेटा लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस डिस्कस करेंगे, बिकॉज लाइफ हिस्ट्री ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। 12th क्लास के अंदर बेटा आपका एक चैप्टर है जिसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोलते हैं, वहां पे एस्केरिस को पढ़ा जाता है। बट हम वहां के बजाय बेटा इसको इधर भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, आपको बेटा फाइलम के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। हम इसका लाइफ हिस्ट्री भी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ, बिकॉज बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए जो मोस्ट ऑफ द बच्चे बेटा छोड़ देते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। बट 12th के अंदर क्लास के अंदर बेटा इसके बारे में लिखा हुआ है, तो हम 12th में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इधर भी पढ़ेंगे। तो ये दो चीजें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। तो ये कुछ नाम है यहाँ पे, एनसीईआरटी के 3 जो नाम थे वो ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या है। बट उसके अलावा बेटा ये कुछ भी पढ़ लेना, बिकॉज इनमें भी क्वेश्चन पूछे। जैसे एनकाइलोस्टोमा को हम हुकवर्म बोलते हैं, निकेटेटर को भी हम हुकवर्म बोलते हैं, वुकेरिया को फ्लैरियल वर्म बोलते हैं बिकॉज ये फ्लैरिया बीमारी काज कराता है। एंट्रियोबियस को हम पिन वर्म बोलते हैं, ट्राइच्यूरस को विप वर्म बोलते हैं, ड्रैकेनक्यूलस को ग्यूनिया वर्म बोलते हैं, लुआ लुआ को आई वर्म बोलते हैं जो आंखों को इन्फेक्ट करता है, एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स को बेटा थ्रेड वर्म बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स है, एक बार रीड कर, इनको ज्यादा नहीं याद रखना है, बस एक बार रिवीजन करते समय इन पे नजर डालनी है। मे भी एग्जाम में बेटा कल में इनमें कोई आ जाए तो आपको बेटा आपका दिमाग ब्लैंक नहीं रहना चाहिए कि आपने कभी देखा ही नहीं ये नाम। तो इसलिए बेटा ये नाम कभी कभी बीच में आप चेक किया करिए, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट आप एक वाइल्ड गेस लगा सकते हैं कि हाँ मैंने इस फाइल में इसको कहीं पढ़ा था, ताकि आपका गलत ना हो। तो कल हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम जो होगा दैट विल बी फाइलम एनालिडा बेटा। तो फाइलम एनालिडा हम कल की क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम ये वाला पोर्शन जो वैसे इसमें कुछ खास लिखा नहीं है, इसको एक बार पढ़ेंगे ना, जो जो चीजें समझ नहीं आएंगी वो आप मेरे को बता देंगे, तो बाकी में हम इसको लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिकॉज आज आपने बहुत पढ़ लिया तो बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए, बाद में रिवीजन भी करना है आपको सबको एक साथ। तो इसलिए मैं इतना ही पढ़ा देता हूँ, हम आगे का नहीं पढ़ेंगे, स्लो स्लो ही जाएंगे बट अच्छे से जाएंगे बट। ठीक है, ठीक है बच्चा।